क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स। अब ये चैप्टर क्या बताएगा आपको? बेसिकली ये चैप्टर आपको बताएगा कि कौन सा रेट यूज करना है, बेसिकली कस्टम टैरिफ एक्ट कैसे रीड करना है, यही आपको मोर और लेस ये चैप्टर बताएगा। कस्टम टैरिफ एक्ट के बारे में, वहाँ पर रेट क्या है, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी कैसे लिखा होता है, और मोर और लेस इंटरप्रिटेशन का रूल और जनरल रूल। दो ठो मैंने 6 ठो रूल है आपका इंटरप्रिटेशन का, और जनरल रूल है 3। उसके बारे में ये चैप्टर बात करेगा आपको। मतलब किस गुड्स को किस में क्लासिफाई करना चाहिए, किस हेड के अंदर, किस एचएसएन के अंदर, इसी के बारे में मोर और लेस ये चैप्टर आपका बात करता है। तो जब चैप्टर स्टार्ट करिएगा तो पहले वही अपना क्लासिफिकेशन का नीड क्या है, ऑब्वियस सा बात है। नीड क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन का? नीड किस लिए होगा? इसीलिए होगा ताकि जो भी अलग अलग गुड्स है उसको लोग पहचान सके कि हाँ ये इस हेड में फॉल करेगा, ये इस हेड में फॉल करेगा, इस पर ये रेट लगेगा, इस पर ये रेट लगेगा। लोग कंफ्यूज ना हो, कोई 18% लगा रहा है, कोई 20 लगा रहा है, कोई 28 लगा रहा है, ऐसा ना हो, इसलिए एचएसएन चाहिए। और क्या? तो one of the important steps in assessing the amount of duty payable is classification of good with reference to HSN system। अब इंडिया फॉलो करता है 8 डिजिट सिस्टम। अब ये सब बात है, इंडिया क्या फॉलो करता है? 8 डिजिट सिस्टम। वैसे जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो कितना है? 6 डिजिट का है। ठीक है, तो क्लासिफाई करना जरूरी है। हमने पढ़ा था कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में 2 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल रेट ऑफ ड्यूटी बताएगा इंपोर्टेड गुड्स पे, सेकंड शेड्यूल बताएगा रेट ऑफ ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टेड गुड, जिसमें बहुत कम ही चीज कवर है। तो हमारा मोर और लेस चैप्टर जो है वो फर्स्ट शेड्यूल के बारे में ही बात करेगा, सेकंड शेड्यूल के बारे में कुछ खास बात नहीं करता वो। और जब आइएगा तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कि इंटरप्रेट कैसे करिएगा आप। ठीक है, तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन करने का मतलब हुआ रूल्स जो लिखा हुआ उसको इंटरप्रेट कैसे करिएगा। The Indian custom tariff is based upon the HSN, Harmonized System of Nomenclature। The Harmonized System of Nomenclature क्या है? एक कोडिंग सिस्टम है जो आपको हर गुड्स को दिया गया है क्लासिफाई करने के लिए कि आप इस हेड में फॉल करते हैं, आप इसके अंदर फॉल करते हैं, दिस एंड दैट। हमारे यहाँ 8 डिजिट फॉलो होता है, जिसमें से 4 डिजिट जो होता है, पहला 4 डिजिट, ठीक है, दीज आर कॉल्ड हेडिंग, उसको कहा जाता है हेडिंग। फर्दर 2 डिजिट जो ऐड होता है उसको कहते हैं सब क्लासिफिकेशन या फिर सब हेडिंग, और उसके बाद फिर जो 2 डिजिट ऐड होता है उसको कहते हैं सब क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट 4 डिजिट प्रेजेंट करता है हेडिंग को, उसके बाद जो 2 डिजिट है वो प्रेजेंट करता है सब क्लासिफिकेशन को, और उसके बाद जो 2 डिजिट है वो बताया सब क्लासिफिकेशन। कैसे, आइए समझिए। ये है हमारा कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, ये रिप्रेजेंट किया आपका 4 डिजिट हेडिंग। हेडिंग क्या हुआ? लाइव हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स एंड हाइंस के बारे में। ठीक है, फिर आता है आपका देखिए 6 डिजिट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अदर्स, और यहां पे डिजिट मिसिंग है हॉर्सेस को, तो ये हो गया आपका सब हेडिंग। नहीं समझे? सब हेडिंग देखिए 0101 हेडिंग 29, सब हेडिंग क्या हुआ? अदर, और सब हेडिंग माने उसके अंदर भी हॉर्सेस फॉर फॉलो और अदर, तो 10 और 90, ये ऐसे क्लासिफाई होता है। समझ में आया? फर्स्ट 4 डिजिट हेडिंग, नेक्स्ट 2 डिजिट सब हेडिंग, और उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट सब हेडिंग। मतलब लाइव हॉर्सेस के अंदर हॉर्सेस है, अदर है, हॉर्सेस के अंदर प्योर ब्रीडिंग एनिमल है, और अदर्स के अंदर 2 ठो है, हॉर्सेस फॉर पोलो और अदर, तो इसको 10 और 90 2 डिजिट सब मैंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया हेडिंग का, उसके बाद फिर उसको क्लासिफाई किया कि उस हेडिंग के अंदर क्या होगा, तो हॉर्सेस फॉर पोलो, ठीक है, मैंने हॉर्सेस और अदर, और उसके अंदर फिर क्लासिफाई किया हॉर्सेस फॉर पोलो और अदर। जैसे कि आइए एसेस क्या देखिए, फर्स्ट हेडिंग 010, सेकंड सब हेडिंग, मतलब लाइव हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स के अंदर ये था हॉर्सेस का पार्ट, ये अदर्स का पार्ट, ये एसेस का पार्ट। आया समझ में? 6 डिजिट सब हेडिंग।
समझ गए। उसके बाद इस एसेस मतलब गधा, गधा के अंदर प्योर ब्रीड को दिया गया 10, लाइव स्टॉक को 20 और 90 दिया गया उसके अंदर भी अदर्स को। आया समझ में। तो ये है आपका बेसिकली क्लासिफिकेशन का तरीका। वो जो 8 डिजिट है उस 8 डिजिट का मतलब क्या हुआ, तो पहला 4 डिजिट हेडिंग, दूसरा डिजिट सब क्लासिफिकेशन, तीसरा डिजिट यहाँ पे जो मिसिंग है वो बेसिकली होगा 0 1 0 1 2 1 इसके लिए, ठीक है। उसके अंदर क्लासीफाई हुआ 00, क्यों, क्योंकि कुछ था ही नहीं, एक ही था, अदर्स था नहीं कुछ उसके अंदर। समझ में आ गया। यहाँ पे 01029 इस हेडिंग के अंदर अदर्स, तो समझिए लाइव हॉर्सेस एसेस म्यूल्स के अंदर क्या क्या दिया गया आपको, हॉर्सेस, अदर और एसेस और नीचे और भी होगा म्यूल्स। ये है आपका सब हेडिंग जो नेक्स्ट 2 डिजिट आपको बता रहा है। उसके बाद का 2 डिजिट का बता रहा है उसके अंदर का क्लासिफिकेशन, मतलब अदर्स के अंदर 2 था, हॉर्स फॉर पोलो और एक था अदर। एसेस के अंदर 3 था, लाइव स्टॉक, प्योर ब्रीड और अदर। आया समझ में क्लासिफिकेशन का तरीका, मैंने एसेसन का मतलब क्या हुआ समझ में आ गया। अब आते हैं वापस अपने चैप्टर पे। अब जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है बेसिकली 6 है और जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो है वो बेसिकली 3 है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे और इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। सबसे आते हैं अपना यहां से, रूल्स टू बी अप्लाइड सीक्वेंशियली। The rules are to be applied sequentially. Rule 1 give precedence to section, notes, chapter notes while classifying a product. कहने का मतलब 6 रूल है, रूल 1 2 3 4 5 6। तो ये नहीं कि रूल 6 को पहले आप करिएगा यूज, पहले रूल 1 को यूज करिएगा। अगर रूल 1 से नहीं पता कर पाया तो रूल 2 का यूज होगा, अगर रूल 2 नहीं पता कर पाया तब रूल 3 का यूज होगा, रूल 3 नहीं पता तो रूल 4 का यूज होगा, रूल 4 से नहीं पता चला किस एसेसन में गुड्स क्लासीफाई होगा तो रूल 5 का यूज होगा, उसके बाद रूल 6 का यूज होगा, ठीक है। वही का सिक्वेंशियल मैनर में रूल्स को अप्लाई करना है आपको, पता करने के लिए कि आपका जो गुड्स है किस हेड के अंदर फॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूल 1 बोलता है, जनरल अथी बोलता है, तो रूल 1 का यूज किया तो हमें पता चला कि नहीं पता चला क्या होगा, तो रूल 2 का यूज किया, रूल 2 ने कहा था अगर ऐसा ऐसा केस होगा तो आपको ऐसे इंटरप्रेट करना है। हाँ ठीक है, रूल में आएंगे तो समझेंगे अच्छा से, अभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा। बस इसका मतलब समझ लीजिए क्या कहा गया कि रूल जो है पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करिएगा इंटरप्रेट करने के लिए, नहीं कर पाए तब रूल 2 का, नहीं कर पाए तब रूल 3 का, नहीं कर पाए तब रूल 4, नहीं कर पाए तब रूल 5 और फिर रूल 6, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ, जो आपको बेसिकली बताता है इंपोर्टेड गुड्स पे क्या ड्यूटी लगेगा, ठीक है। अब जो कस्टम टैरिफ 935 है वो कंप्रोमाइज है 98 चैप्टर। अब ये चैप्टर क्या बोला तो देखिएगा यहाँ पे आपका लिखा होगा चैप्टर 1, ऐसा ऐसा 98 चैप्टर है इसके अंदर, समझिए ऐसा ऐसा 98 चैप्टर है इसके अंदर। नीचे आ जाइए तो देख रहे हैं 98 चैप्टर। ये 98 चैप्टर किसके लिए है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट, प्रोजेक्ट इंपोर्ट के चैप्टर नंबर 98 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 किसके लिए है, उसमें बहुत सारी चीज कवर है। चैप्टर 1 में आपका लाइव एनिमल कवर है, सेक्शन 1। सेक्शन 2 होगा उसका, सेक्शन 2 में मीट एंड एडिबल मीट, सेक्शन 1 में ही कवर है, चैप्टर 2 में सेक्शन 1 में ही कवर है मीट एंड एडिबल मीट, ठीक है। चैप्टर 2 चैप्टर 3 सेक्शन 1 में कवर है फिश एंड मोलस्किस अदर एक्वेटिक। तो इस तरह से आपका टैरिफ एक्ट बेसिकली बनाया गया है, जहां आपको बताता है चैप्टर 1 सेक्शन 1 में लाइव एनिमल, चैप्टर 2 सेक्शन 1 सेक्शन सेम रहेगा, सेक्शन 1 चैप्टर 2 में क्या कवर है आपका, सेक्शन 1 चैप्टर 2 में कवर है आपका मीट एंड एडिबल मीट ऑफन। तो वही चीज बोल रहा है ये सेक्शन।
अ ग्रुप ऑफ चैप्टर रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड। जो सेक्शन है उसमें चैप्टर हो सकता है बहुत सारा, क्योंकि चैप्टर का ग्रुप है सेक्शन, समझ गए। चैप्टर, ईच सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस चैप्टर एंड सब चैप्टर। ईच चैप्टर यूजुअली कंटेन गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। तो देख सकते हैं आप, सेक्शन में मल्टीपल चैप्टर्स, चैप्टर्स में सब चैप्टर्स हो सकता है, चैप्टर 2 के अंदर चैप्टर 2 का सब चैप्टर हो सकता है, समझ में आ गया। तो ईच सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस चैप्टर, सब चैप्टर। ईच चैप्टर यूजुअली कंटेन गुड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। तो देख रहे हैं चैप्टर 1 में हॉर्सेस था, एसेस था, म्यूल्स था, चैप्टर 2 में मीट है, इडीवल मीट है, कोई दिक्कत। उसके बाद आता है चैप्टर नोट। चैप्टर नोट का बिगनिंग ये देख रहे हैं, ये है आपका चैप्टर नोट। This chapter does not cover product of the kind described in heading 0201, 0208, 0210, unfit or unsuitable for human consumption, guts, bladder or stomach of animal, heading 0504, animal blood, animal fat other than the product of heading 0209। ये कवर नहीं है, ये नोट बताएगा आपको। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री नोट, इन दिस चैप्टर वाइल्ड एनिमल मीन्स वाइल्ड एनिमल एज डिफाइंड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये हर चैप्टर के बाद उसका नोट्स दिया गया है, जैसे इसका भी नोट्स दिया गया है। दिस चैप्टर कवर ऑल लाइफ एनिमल एक्सेप्ट फिश एंड क्या है क्रस्टेशियंस, मॉल्युसेस एंड अदर एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट्स ऑफ हेडिंग 0301, 0306, 0307 और 0308। कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ हेडिंग 3002 एंड एनिमल ऑफ हेडिंग 9508। मैंने ये यहाँ पे कवर्ड नहीं है, ये हर चैप्टर में आपको नोट्स दिया गया होगा टैरिफ एक्ट के अंदर, समझ में आया। तो ये चैप्टर नोट्स। उसके बाद आता है हेडिंग। ईच चैप्टर एंड सब चैप्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हेडिंग। समझ गए, हेडिंग क्या है, आया समझ में। हेडिंग लाइफ एनिमल, इसका हेडिंग क्या था, मीट एंड एडिबल मीट ऑफल। इसका हेडिंग क्या था, फिश एंड क्रस्टेशियंस, मॉल्युसेस एंड अदर एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट्स। ठीक है, फिर आइएगा चैप्टर 4। चैप्टर 3 काफी बड़ा है। चैप्टर 4 इसका नाम क्या है, डेयरी प्रोडक्ट, बर्ड्स एग, नेचुरल हनी, एडिबल प्रोडक्ट और एनिमल ऑरिजिन नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड और इंक्लूडेड। तो आप समझ गए। तो ये आपका होता है बेसिकली, एक तरह से समझिएगा तो टैरिफ एक्ट जो आपका होता है शेड्यूल 1, उसका रीड करने का तरीका, मतलब उसको डिवाइड कैसे किया गया, कैसे ड्राफ्ट किया गया, उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद हेडिंग के अंदर सब हेडिंग। अब ये सब हेडिंग क्या था, आइए बताता हूं आपको सब हेडिंग क्या था। सब हेडिंग चैप्टर 3 में आपको दिख चुका होगा। ये है सब हेडिंग 0307, 0306, 0305, 0304, 0303, 0302 एंड 0301। ये है आपका सब हेडिंग, समझ में आया। ये आपका हेडिंग, ये आपका सब हेडिंग उस सारे आइटम के अंदर। ईच हेडिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस सब हेडिंग। तो इस तरह से आपका फर्स्ट शेड्यूल डिफाइन रहता है। समझ में आया क्या लिखा हुआ था, सेक्शंस, चैप्टर्स, चैप्टर नोट्स, हेडिंग, सब हेडिंग। नाउ यू आर क्लियर, कोई दिक्कत। तो टैरिफ एक्ट जब भी रीड करने जाइएगा तो आपको पहले देखना सेक्शन, फिर चैप्टर, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, ठीक है, और फिर चैप्टर नोट्स कि नोट्स के अंदर क्या है, क्या मेरा गुड्स यहाँ कवर होगा कि नहीं होगा। अब आते हैं जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जो 3 ठो रूल था। वो 3 रूल में क्या है, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। इसका मतलब क्या होगा, 1 डैश। आइए समझिए 1 डैश का मतलब क्या हुआ। तो 1 डैश जब आप देखिएगा, आइए अपने पहले वाले में, ये देखिए, ये हुआ 1 डैश, मतलब
मतलब सब क्लासिफिकेशन, नहीं समझे? 1 डैश द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आर्टिकल, अ ग्रुप ऑफ आर्टिकल अंडर अ हेडिंग इज प्रेसिडेड बाय 1 डैश। एक हेडिंग के अंदर जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल क्लासिफाई करिएगा अलग अलग, वो 1 डैश कहलाएगा। It denotes that the said article, a group of articles, shall be taken to be sub classification। इसका मतलब ये आगे डिवाइड होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल live horses, asses, mules and hyenas। horses, asses और उसके बाद एक ये तो हो गया लाइव बोवेन, सब हेडिंग में आ गया, तो उसको अलग करिए। तो देख रहे हैं ये 1 डैश माने इसको क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में, हॉर्सेस, एसेस, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद आता है 2 डैश। अब ये 2 डैश क्या है? 2 डैश डिनोट दैट द सेड आर्टिकल, अ ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स शैल बी टेकन टू बी सब क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब ये देखिए, अदर्स में हॉर्सेस और 2 डैश, हॉर्सेस के अंदर 2 डैश, देख रहे हैं, प्योर ब्रीड अदर, प्योर ब्रीड अदर, 2 ठो कवर था। अदर के अंदर भी और क्लासिफिकेशन करिएगा तो 3 डैश, हॉर्सेस फॉर पोलो अदर, हॉर्सेस फॉर पोलो अदर। चलिए थोड़ा साफ उसको उससे दिखाता हूं, ये देखिए, हाँ, अदर लाइव एनिमल, इसको क्लासिफाई किया गया मैमल्स, एक, दूसरा वर्ड्स, तीसरा इंसेक्ट्स और चौथा अदर्स में, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद मैमल्स के अंदर क्या कवर होगा? प्राइमेट, वेल, कैमल्स, रैबिट, अदर, रेप्टाइल्स। तो यहां पे सब क्लासिफिकेशन का सब क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इंसेक्ट में, देखिए इंसेक्ट में क्या था? बीज, अदर, ठीक है। बीज के अंदर 2 चीज, प्योर लाइन स्टॉक और अदर, और अदर के अंदर भी 2 चीज, प्योर लाइन स्टॉक एंड अदर। समझ में आ गया? तो 1 डैश एक क्लासिफिकेशन, इसके अंदर फिर क्लासिफाई किया तो 2 डैश, फिर इसके अंदर फिर क्लासिफाई किया तो 3 डैश। समझ में आया? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल। तो पहले क्लासिफाई करेंगे स्कूल को क्लासरूम के बेसिस पे, ठीक है, क्लास 9, क्लास 10। फिर क्लास 9 में बताएंगे कि कौन कौन से टीचर हैं, और उन टीचर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मैंने वो क्या क्या सब्जेक्ट उस क्लास को पढ़ाते हैं। समझ में आया? इस तरह से मतलब थर्ड लेयर ऑफ क्लासिफिकेशन का भी यूज होता है अगर यूज होना हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल के अंदर क्लासेस कौन कौन से हैं? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, ठीक है। उन क्लासेस में कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं? मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। मिस्टर ए क्या क्या पढ़ाते हैं? तो मिस्टर ए सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन मिस्टर बी क्या पढ़ाते हैं? मिस्टर बी केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं। समझ में आया? तो एक तो हुआ क्लासिफिकेशन, उसका सब क्लासिफिकेशन, और उस सब क्लासिफिकेशन अगर सब क्लासिफिकेशन हो तो 3 डैश। आया समझ में? तो क्लासिफिकेशन के लिए 1 डैश, सिंपल टर्म में कहे तो। सब क्लासिफिकेशन के लिए 2 डैश, और सब क्लासिफिकेशन के लिए 3 डैश। कोई दिक्कत? तो ये आपका हुआ पहला जनरल एक्सप्लेनेटरी रूल का पहला रूल, नोट्स का, सॉरी, जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स का पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? अगर परसेंटेज लिखा हुआ है रेट ऑफ ड्यूटी का मतलब, the abbreviation percentage in any column of a schedule in relation to rate of duty means the duty shall be computed at the percentage specified on the value of good
एज डिफाइंड इन सेक्शन 14, मतलब एक्सेसिबल वैल्यू का इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 14 का मतलब एक्सेसिबल वैल्यू। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज में लेना, रेट परसेंटेज में है, कहने का अर्थ हुआ। तो कहने का अर्थ मतलब ये जो परसेंटेज लिखा हुआ 30%, और अगर वैल्यू निकल के आया 10 लाख, तो 10 लाख का 30% 3 लाख रुपया कस्टम ड्यूटी लगेगा, कोई दिक्कत। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी इफ नो प्रेफरेंशियल रेट स्पेसिफाई, अगर प्रेफरेंशियल रेट नहीं दिया गया है तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी ही होगा। प्रेफरेंशियल रेट दिया गया है तो वहां पे कंडीशन था, आपको प्रूफ करना पड़ेगा प्रेफरेंशियल एरिया से गुड आया है तभी मिलता था, तो वही चीज बोला गया। तो यही 3 रूल है आपका जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट का, ठीक है। ये देखिए आपको बताया एक तरह से, चैप्टर नंबर 8 एडिबल फ्रूट एंड नट्स, पील ऑफ सिट्रस फ्रूट और मेलन्स, चैप्टर का नोट जैसे अपना दिया हुआ था अभी हमने देखा, और फिर ऐसे अपना दिया रहता है। कोकोनट को पहले कोकोनट में दिया, कोकोनट 1 क्लासिफिकेशन, सेकंड कहाँ पे है, ब्राजील नट, थर्ड कहाँ पे है, थर्ड है कि नहीं, थर्ड नहीं है। फिर कोकोनट के अंदर उसको क्लासिफाई किया डेसिकेटेड इन द इनर सेल, इन द इनर सेल में भी सब क्लासिफिकेशन हो गया, फ्रेश, ड्राइड, अदर, अदर के अंदर भी सब क्लासिफाई हो गया, फ्रेश, अदर को फ्रेश, ड्राइड और फिर अदर में, ब्राजील नट्स को सेल, सेल्ड, ठीक है, कैश्यू नट्स को इन सेल, सेल्ड, सेल्ड में भी नहीं, दो है, दो ही डैश है, तो कैश्यू नट इन सेल, सेल्ड, कैश्यू कर्नल ब्रोकन, कैश्यू कर्नल होल और अदर, समझ में आ गया। तो 1 डैश, 2 डैश और 3 डैश को समझ गए, क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, सब सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, कोई दिक्कत, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, और अगर ये दिया भी हुआ है तो कंडीशन है कि आपको प्रूफ करना है कि प्रेफरेंशियल एरिया से ही गुड्स लाया गया है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग, ये था अपना जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट जिसमें था 3 टॉपिक, ठीक है, 3 रूल था। अब जब हम लोग आएंगे, हाँ, अब ये कॉलम बारे में बताया कि ये पहला कॉलम, पहले तो आपको टैरिफ आइटम के बारे में होता है, दूसरा डिस्क्रिप्शन होता है, तीसरा यूनिट होता है, चौथा रेट ऑफ स्टैंडर्ड और पांचवा प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, अगर प्रेफरेंशियल एरिया में से हम लोग सामान इंपोर्ट करते हैं तो। अब एक इलस्ट्रेशन दिया, इलस्ट्रेशन क्या बोला, ब्रीफली एक्सप्लेन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी विथ रेफरेंस टू फर्स्ट ड्यू। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो वो यूनिट इसमें मेजर किया जाएगा उस सामान को, जैसे देखिए केजी में मेजर कर रहा है। आइए अपना हम लोग टैरिफ एक्ट में आते हैं, देखिए ये केजी में मेजर कर रहा है मीट को, ठीक है, ये मेजर कर रहा है यूनिट में, मैंने नंबर में, ठीक है, यू यूनिट में, मैंने 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। उसके बाद देखिए और क्या क्या यूनिट है अपने अंदर, केजी है, नीचे खींचते हैं कहाँ पे क्या क्या है, देखिए मीटर स्क्वायर है, यहाँ फिर यूनिट है, तो जनरली ज्यादातर केजी है, यूनिट है, और जनरली यही दोनों है, ठीक है। तो ये बेसिकली है किस लिए, तो ये इसलिए ताकि आप बता सके 30% तो कहा, 30% पर केजी। Standard unit of quantity is unit of measure. It has been prescribed in column number 3 of first schedule to a custom tariff for each tariff item to facilitate the collection, comparison, analysis of trade statistics. तो इसका यूज किस लिए होगा, तो छोड़िए, इसका जरूरत किस लिए है, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए कि कितना केजी मीट इंपोर्ट हुआ या कितना नंबर्स ऑफ हॉर्स इंपोर्ट हुआ, इसको पता करने के लिए साल भर में, महीने भर में, सप्ताह भर में, टू ट्रेड एनालिसिस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड फॉर कलेक्शन एंड कंपैरिजन एनालिसिस, ये 3 चीज करने के लिए, ठीक है। द यूनिट मेजर इज इंडिकेटेड बाय एब्रिविएशन, सम एब्रिविएशन आर सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, जी ग्राम, एमटी मेट्रिक टन। तो सीसी का मतलब क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एमटी का मतलब मेट्रिक टन। यही बस बताना चाह रहा था आपको। अब आते हैं एडिशनल नोट्स। अभी एडिशनल नोट्स क्या है? तो जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स समझ में आ गया, 3 चीज जो था बता दिया उसके बारे में आपको। वो अपने इसमें नहीं कवर है क्योंकि अपना सीधा टैरिफ से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पर वो कवर नहीं लिखा नहीं गया, पर पहले बताया जाएगा आपको जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अब क्या होता है, आइएगा, देयर आर सर्टेन एडिशनल नोट्स भी होता है। और एडिशनल नोट्स क्या होता है? तो एडिशनल नोट्स के लिए आपको दिखाता हूँ। एडिशनल नोट्स भी है सप्लीमेंट्री नोट्स, देख रहे हैं, ये रहा आपका, सब एक में था, दूसरे में और देखते हैं हम लोग, और भी दिखेगा आपको। सब हेडिंग नोट्स, सप्लीमेंट्री नोट्स, देख रहे हैं। अब इनका पर्पस क्या है बेसिकली? Additional note as well which state that heading in respect of goods means a description in list of tariff provision accompanied by a 4-digit number include all subheading of tariff item the first 4 digit of which correspond to that number. Additional note आपको उसके बारे में बताता है। तो जो additional notes है आपका वो बेसिकली बस हेडिंग बताने के लिए, सब हेडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड मींस अ डिस्क्रिप्शन इन द लिस्ट ऑफ टैरिफ प्रोविजन accompanied by a 6-digit number, and tariff item means a description of good in list of tariff provision accompanying 8-digit number। और सर टैरिफ आइटम 8-digit नंबर से होता है, सब हेडिंग 6 डिजिट 4 डिजिट हेडिंग, ठीक है। तो ये जो एडिशनल नोट्स है ये भी आपका मेरे ख्याल से ऊपर में ही होगा, जो मेरे पीडीएफ में शायद कवर नहीं है, ठीक है। तो एडिशनल नोट करने का मतलब ये, जो पहला 4 डिजिट है वो आपको हेडिंग के बारे में बता रहा है, जो मैंने आपको पहले बता चुका है। दूसरा सब हेडिंग के बारे में, और तीसरा बाकी जो 2 बचा वो टैरिफ आइटम, लास्टली 8 डिजिट। पहला हेडिंग के बारे में, ये छोड़ दीजिए। उसके बाद 2 डिजिट जुड़ा सब हेडिंग के बारे में, और 3 डिजिट सब हेडिंग के अंदर टैरिफ आइटम जो हुआ, ठीक है। टैरिफ आइटम जितना भी टैरिफ आइटम में ध्यान दीजिएगा वहाँ 8 डिजिट होगा। जितना भी सब हेडिंग है उसके अंदर 6 डिजिट होगा, और जो हेडिंग होगा वहाँ 4 डिजिट होगा। तो ये है आपका बेसिकली एडिशनल नोट्स, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ टैरिफ प्रोविजन डिवाइडेड इनटू सेक्शन, चैप्टर, सब चैप्टर, स्टैंडर्ड रेट ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफाइड फॉर ईच टैरिफ आइटम टू फैसिलिटेट द कलेक्शन, कंपैरिजन, एनालिसिस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये आपका एडिशनल नोट भी यहाँ पे मेरे वाले पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। वो भी आपका ऊपर में ही दिया होता है जब ये एक्ट शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से पहले दिया होगा। अब आते हैं हम लोग रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मैंने किस एचएसएन में आपका गुड्स फॉल करेगा, कैसे पता करिएगा आप। तो पहला है जनरल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या कहता है? ये रूल कहता है द टाइटल ऑफ सेक्शन, चैप्टर एंड सब चैप्टर डू नॉट हैव एनी लीगल फोर्स, ठीक है। एक नाम दिया गया है उसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगल फोर्स है, मैंने वही माना जाएगा, ठीक है। द टर्म्स ऑफ हेडिंग रीड विथ रिलेटिव सेक्शन एंड चैप्टर नोट्स आर लीगली रिलेवेंट फॉर पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चैप्टर का टाइटल ऑफ सेक्शन जो दिया हुआ है चैप्टर का ये देख करके आप ये कह लीजिए कि नहीं मेरा गुड्स इसी में फॉल करेगा। नहीं, रिलेटिव सेक्शन एंड चैप्टर नोट्स, जो चैप्टर नोट्स दिया गया है उसको आपको पढ़ना है। ऐसे यहाँ लिखा फिश एंड क्रस्टेशियंस एंड मोलस्केस एंड अदर एक्वेटिक इन्वर्टेटर ऑफ हेडिंग 0301, 0306, 0307, 0308 यहाँ कवर नहीं है। कल्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ कवर नहीं है, वहां जाइए। तो आपको लाइव एनिमल में आपका गुड्स फॉल कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको पहले ये पढ़ना है नोट्स, उसके बाद जाना है अंदर। समझ में आया? तो वही चीज कहना चाह रहा है कि सिर्फ टाइटल ऑफ सेक्शन पढ़ के या चैप्टर या सब चैप्टर का बस नाम पढ़ के आप ये मत समझिए कि आपका गुड्स वही फॉल करेगा। आप कैसे समझिएगा? उसको रीड करिएगा किसके साथ? रिलेटिव सेक्शन के साथ, चैप्टर नोट्स के साथ। उसके बाद आप प्रॉपर क्लासिफाई कर पाइएगा।
The rules of interpretation need not be resorted to when classification is possible on the basis of description, heading, subheading, chapter notes and section note. ठीक है, अगर आप इस बेसिस पे गुड्स को क्लासिफाई कर पा रहे हैं तो आपको रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को रिजॉर्ट नहीं करना है, मतलब यूज। नोट्स ऑफ वन चैप्टर और सेक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर इंटरप्रेटिंग एंट्रीज इन अदर चैप्टर। अब जो इसका नोट्स था वो इसका नोट्स था, ठीक है, ये जो नोट्स था ये इसका नोट्स था। अब आप इसके नोट्स को पढ़ के दूसरे वाले को इंटरप्रेट नहीं करिएगा, ये कहता है खाली आपका पहला रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब सिर्फ हेडिंग पढ़ के गुड्स क्लासिफाई नहीं होगा, आपको नोट्स भी पढ़ना है, उसके बाद आपको नोट्स को अपने हिसाब से चेक करना क्या आपके गुड्स उस नोट्स के हिसाब से आपके अंडर वहां फॉल कर रहा है कि नहीं। अगर वहां फॉल कर रहा है तब वहां पे यूज करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट लेटर क्लोजिंग एंड सेलिंग मशीन है, मतलब मेरा जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है वो ये है, और सब हेडिंग 84223000 कहता है मशीनरी फॉर फाइलिंग, क्लोजिंग, सीलिंग और लेबलिंग बॉटल, कैन, बॉक्सेस, बैग्स और अदर कंटेनर मशीनरी फॉर कैप्सूलिंग बॉटल, जार्स, ट्यूब्स एंड सिमिलर कंटेनर मशीनरी फॉर एरेटिंग बेवरेज। ठीक है, ये कह दिया सब हेडिंग 842230। अब सब हेडिंग 84723000 कहता है कवर मशीन फॉर क्लोजिंग और सीलिंग मेल्स। अब जो अपना मशीन है वो यहां भी फॉल कर रहा है, मशीनरी फॉर फिलिंग, क्लोजिंग, सीलिंग। ठीक है, देख रहे हैं, मशीनरी फॉर क्लोजिंग, सीलिंग, यहां भी फॉल कर रहा है, यहां भी फॉल कर रहा है, तो मेरा गुड्स किस में फॉल करेगा। तो जब हम नोट्स पढ़ेंगे चैप्टर नोट 2 ऑफ चैप्टर 84, आइए देखिए चैप्टर नोट 2 ऑफ चैप्टर 84 मेरे ख्याल से 694 नंबर पेज पे था। चैप्टर 84 आ गया क्या? नहीं, चैप्टर 78 आया अभी, चैप्टर 85 आ गया, चैप्टर 84 इसके ऊपर होगा। चैप्टर 84 का नोट्स में जाना है हमें। ज्यादा ऊपर आ गया क्या? ना, पेज नंबर 700 ऊपर में ही होगा, थोड़ा और ऊपर चलिए, 694 में है, 711। हाँ, ये रहा नोट्स। ठीक है, नोट 2 में कहा था, तो नोट 2 में आइए। नोट 2 देखिए, नोट 2 में क्या कह रहा है, subject to the operation of note 3 section this and that, subject this and that may and not be under heading does not however cover अपना कौन सा था कोड 842 मशीनरी फॉर फाइलिंग, क्लोजिंग, सीलिंग। रुक जाइए, हाँ ये देखिए हेडिंग 8419 डज नॉट हाउ, सॉरी हाँ ये अभी, हाँ हेडिंग 8422, तो हेडिंग 8422 कहने का मतलब 8422 ये अपना हेडिंग है। 8422 डज नॉट कवर ऑफिस मशीनरी ऑफ हेडिंग 8472। 8472 हेडिंग कौन है? ये 8472। यहां जो मशीनरी कवर है ऑफिस मशीनरी, वो यहां कवर नहीं है। अपना क्या था? लेटर क्लोजिंग एंड सीलिंग मशीन। तो क्या लिखा हुआ है 8422 डज नॉट कवर ऑफिस मशीनरी ऑफ हेडिंग नंबर 8472, तो अपना तो ऑफिस मशीनरी था ये, तो ये कहां जाएगा 84723000। समझ में आया कैसे? तो नोट्स का यूज क्या है, समझ में आया? चैप्टर नोट्स का यूज वो बताता है कि आपका गुड्स यहां पर कवर होगा कि नहीं होगा। 8422 में भी सेम मशीन था, फिलिंग एंड क्लोजिंग एंड सीलिंग मशीन, लेकिन वो मशीन जो था वो ऑफिस मशीन जो था उसको कवर नहीं कर रहा था। ऑफिस मशीन कहां कवर था? अपना क्या था? ऑफिस मशीन था, तो कहां कवर होगा 8472 में। क्यों?
ये 8422 हेडिंग उस मशीनरी को कवर नहीं करता जो 8472 में, और 8472 में कौन सा मशीनरी था? ऑफिस मशीनरी। समझ में आ गया? ऑफिस मशीनरी ऑफ हेडिंग 8472। कोई दिक्कत? तो फिर अगर राइट अ ब्रीफ नोट, तो ब्रीफ नोट क्या हुआ? रूल 1 ऑफ जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टेट दैट टाइटल ऑफ सेक्शन, चैप्टर एंड सब चैप्टर इन फर्स्ट शेड्यूल टू अ कस्टम टैरिफ एक्ट आर प्रोवाइड फॉर एज ऑफ रेफरेंस ओनली। ठीक है, रेफरेंस के लिए। For legal purpose, classification shall be determined according to the terms of heading and the relative section or chapter notes, and provided such heading or chapter notes do not otherwise require according to rule 2 or 6 और 2 to 6। अब ये rule 2 to 6 का आगे पढ़ेंगे हम लोग। Thus the titles of section, chapter and sub chapter cannot be used to determine classification of product। तो rule 1 बेसिकली क्या कहा कि बस चैप्टर का नाम पढ़ के, सेक्शन नंबर पढ़ के, सब चैप्टर का नाम पढ़ के आप अपने गुड्स को क्लासिफाई नहीं करिएगा। किस बेसिस पे क्लासिफाई करिएगा? चैप्टर नोट्स पढ़ के। ठीक है, समझ में आ गया? चैप्टर नोट्स के हिसाब से। फिर रूल 2 आया, रूल 2A। ये बोला क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड आर्टिकल। अब क्या है कि जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अनकंप्लीट है या अनफिनिश्ड है, तो उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो कहा गया अगर एसेंशियल कैरेक्टर उसके पास है कंप्लीट और फिनिश आर्टिकल का, ठीक है, इफ एनी पर्टिकुलर हेडिंग रेफर टू अ फिनिश्ड कंप्लीट आर्टिकल, the incomplete unfinished form of that article shall also be classified under the same heading। कहने का मतलब हमने एक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट मंगाया, लेकिन वो जो प्रोडक्ट था उसके पास एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स था, किसका? फिनिश प्रोडक्ट का। तो वो क्लासिफाई हुआ किस रूप में? फिनिश गुड जिस हेड में क्लासिफाई हुआ है, जिस हेडिंग में क्लासिफाई हुआ है, उसी हेडिंग के अंदर वो भी क्लासिफाई होगा। If any particular heading refer to a finished complete article, the unassembled, disassembled form of that article shall also be classified under the same heading। उसके बाद अब होता है टुकड़े टुकड़े में सामान मंगाना, असेंबल्ड, अनअसेंबल्ड, डिसअसेंबल्ड फॉर्म में आया, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि उसको असेंबल्ड फॉर्म में आपको भेजा जाए, तो डिसअसेंबल्ड करके आपको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट अगर अनअसेंबल्ड भी है, डिसअसेंबल्ड भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अलग अलग प्रोडक्ट मानेंगे, उसको मानेंगे जो फिनिश्ड और कंप्लीट आर्टिकल का जो हेडिंग होगा उसी के अंदर क्लासिफाई करेंगे। ये कहा आपका रूल 2A। तो रूल 2A के पहले रूल 1 अप्लाई होगा, फिर रूल 2A अप्लाई होगा। यही चीज आपको ऊपर में बताया था, ठीक है, सीक्वेंशियल मैनर। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे रेलवे कोचेस रिमूव्ड विदाउट सीट वुड स्टिल बी रेलवे कोचेस। अ कार विदाउट सीट वुड स्टिल बी क्लासिफाइड एज कार। समझ में आ गया? अब आता है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप कह रहे हैं ये कब, और मेन चीज क्या था, ये टर्म कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये टर्म एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये टर्म मेन चीज था। तो कैसे माने कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है? हो सकता है स्पेयर पार्ट्स हो, तब क्या कहिएगा आप? तो इसलिए कहा गया कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स तब मानेंगे अगर सिर्फ माइनर एडजस्टमेंट करना हो कुछ और वो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। समझ में आया? ओनली गुड रिक्वायरिंग माइनर एडजस्टमेंट वुड बी कंस्ट्रूड एज हैविंग एसेंशियल कैरेक्टर। समझ में आ गया? तो अगर ये टर्म मिसिंग है तो आपका गुड्स सेम हेड में क्लासिफाई नहीं होगा जिसमें फिनिश प्रोडक्ट क्लासिफाई होगा। समझ में आ गया? सिर्फ माइनर एडजस्टमेंट करने के बाद वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, तभी वो क्लासिफाई होगा आपका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक के साथ और सेम गुड्स के अंदर। जो फिनिश्ड गुड का हेडिंग होगा, जो फिनिश्ड गुड्स का हेडिंग होगा, वही आपका अनफिनिश्ड गुड का भी हेडिंग तभी होगा अगर अनफिनिश्ड गुड में सिर्फ माइनर एडजस्टमेंट करना हो। ठीक है, समझ गए? Those requiring major process like turning, grinding, broaching, groove cutting, heat treatment, surface treatment cannot be considered as having a essential character of a complete or finished article and cannot fall in the scope of Rule 2A of General Interpretive Rules। समझ में आ गया? कहने का मतलब यार इतना डिफिकल्ट वर्ड होता है कि जीव मुड़ जाए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है।
तो समझ में आ गया। अगर कुछ मेजर प्रोसेस करना है तो उस केस में उसको सेम हेड में क्लासिफाई नहीं करेंगे, जो फिनिश गुड का हेड है उस हेड में क्लासिफाई नहीं करेंगे, दूसरे हेड में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, रूल 2A वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब रूल 2B कहा क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस विद अदर मटेरियल सब्सटेंस। अब जो गुड्स मिक्सचर में इंपोर्ट हुआ है, मैंने उसमें बहुत सारा मटेरियल है, ए है मटेरियल, बी भी है मटेरियल, सी भी है मटेरियल, डी भी है, तो किस हेड में उसको क्लासिफाई करें। तो कहा गया एनी रेफरेंस टू अ मटेरियल और सब्सटेंस वुड रिफर टू अ मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मटेरियल और सब्सटेंस। Any reference to a goods containing a particular material or substance would include a reference to goods consisting wholly or partly of such specified material or substance. समझ में नहीं आया? कहने का मतलब the term coffee will include coffee mixed with चिकोरी, जो भी है, इसका मतलब किस में क्लासिफाई होगा? कॉफी में ही क्लासिफाई होगा ना। ठीक है, मिक्सचर है तो उसका मेन मटेरियल क्या है? कॉफी, तो कॉफी ही क्लासिफाई हुआ है। नेचुरल रबर, उसमें नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर दोनों होता है, तो क्लासिफाई किस में करोगे? नेचुरल रबर में। समझ में आ गया? Any reference in a heading to a material or substance shall be taken to include a reference to mixture or combination of that material or substance with other material or substance. इसका कहने का मतलब हुआ अगर किसी हेडिंग के अंदर कोई मटेरियल या सब्सटेंस का नाम लिखा हुआ है तो उसका मतलब उस मटेरियल का मिक्सचर भी है किसी के साथ, तो इसी हेडिंग में क्लासिफाई करना। जैसे कि कॉफी विथ चिकोरी, नेचुरल रबर विथ नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, तो कवर इसी के अंदर होगा। ठीक है, इसी हेड के अंदर कवर होगा, ये कहना चाह रहा था। लेकिन रूल 3 कुछ और कहेगा। रूल 3 भी मिक्सचर का ही बात करेगा, लेकिन वहां पे एक जनरली माइंडसेट है, मैंने मान्यता है कि वो अलग ही करना चाहिए। जैसे कि क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ गुड आर क्लासिफेबल अंडर 2 और मोर हेडिंग। The application of this rule arises when the good consists of more than one material substance. ये भी बात कर रहा है मिक्सचर का, ये भी बात कर रहा है मिक्सचर का, तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क ये है कि इस वाले में जनरली आप क्या इंटरप्रेट करते हैं? नेचुरल रबर, मालूम है उसमें सिंथेटिक भी होगा, लेकिन वो है क्या प्रोडक्ट? नेचुरल रबर है। या फिर कॉफी, कॉफी विदाउट चिकोरी विथ चिकोरी, तो क्या करिएगा? तो वही कहा गया कि अगर कॉफी लिखा हुआ है तो कॉफी ही है। ठीक है, कॉफी जिस हेड में क्लासिफाई है उसी हेड में कॉफी विथ चिकोरी भी क्लासिफाई होगा। समझ में आया? तो वही कहना चाह रहा, रेफरेंस एनी रेफरेंस इन अ हेडिंग टू अ मटेरियल सब्सटेंस शैल बी टेकन टू इंक्लूड रेफरेंस टू मिक्सचर। मिक्सचर का भी रेफरेंस वही हेडिंग देगा आपको, कॉम्बिनेशन का भी रेफरेंस वही हेडिंग देगा आपको। ठीक है, एनी रेफरेंस टू गुड्स ऑफ अ गिवन मटेरियल सब्सटेंस शैल बी टेकन टू इंक्लूड अ रेफरेंस टू गुड्स कंसिस्टिंग होली और पार्ट ऑफ सच मटेरियल सब्सटेंस। समझ में आ गया? तो अगर कोई हेडिंग रेफरेंस दे रहा है एक प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके मिक्सचर के बारे में भी रेफरेंस वही हेडिंग देगा। यही वो बताना चाह रहा था, मैंने उसी हेड में क्लासिफाई होगा। समझ गए? तो ये था आपका रूल 2B। पर रूल 3 कहता है कि अगर मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंस का, तो आप कैसे करिएगा? तो आप करिएगा व्हेन बाय एप्लीकेशन ऑफ रूल 2B or for any other reason goods are prima facie classifiable under 2 or more heading, classification shall be affected as follows। लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है 2 हेडिंग क्लासिफाई हो गया, तो आप क्या रूल 2B का यूज किए, रूल 2B का यूज किए पर 2 हेड में क्लासिफाई हो गया, तब क्या करिएगा? जनरली तो आपको यही मानना है कि फर्स्ट हेडिंग में क्लासिफाई, जैसे रबड़ तो इसी के अंदर क्लासिफाई होना चाहिए जो भी है, लेकिन 2 अलग अलग हेडिंग में चला गया। वो हेडिंग कहने का मतलब ये फर्स्ट 4 डिजिट, ठीक है, फर्स्ट 4 डिजिट 2 अलग हेडिंग में आ गया आपका गुड्स, तब क्या करिएगा रूल 2B अप्लाई करने के बाद? तो उस केस में कहा गया स्पेसिफिक ओवर जनरल, द हेडिंग विच प्रोवाइड
the most specific description, the heading that provide more specific description should be preferred over the heading that provide a general description. तो उस केस में जो हेडिंग मोर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देगा उसमें गुड्स को कवर करिएगा, जो जनरल डिस्क्रिप्शन देगा उसमें नहीं। जैसे रबर, ठीक है, ये रबर लिखा हुआ था, ये जगह सिंथेटिक रबर लिखा हुआ था और नेचुरल रबर लिखा हुआ था। तो जो हेडिंग आपको ज्यादा सही लग रहा है, मोर स्पेसिफिक है आपके गुड्स के बारे में, उसको लीजिएगा। एग्जाम्पल दिया, इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन was classifiable under following two headings. 8510 में क्लासिफाई था सेवर एंड हेयर क्लिपर विथ सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस विथ सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये पढ़ के पता चल रहा है कि दोनों में कवर हो सकता है, दोनों में इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन कवर हो सकता है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि 8510 मोर स्पेसिफिक है, सेवर के ही बारे में बोल रहा है। ये जो बोल रहा है ये सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस के बारे में बोल रहा है। कहने का मतलब गीजर, कहने का मतलब आपका मिक्सचर, फ्रूट जूसर, ये सारे के बारे में बोल रहा है। पर ये स्पेसिफिक है सेवर के बारे में और हेयर क्लिपर्स के बारे में बोल रहा है सिर्फ, जैसे मोटर लगा हो। तो आप अपने इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन को किस में क्लासिफाई करिएगा, जो मोर स्पेसिफिक है। आया समझ में? उसके बाद आप रूल 3B का यूज कर सकते हैं, एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। इसका कहने का मतलब सब रूल B वुड अप्लाई ओनली इफ गुड कैन नॉट बी क्लासिफाई अंडर सब रूल A। अगर आप सब रूल A के हिसाब से भी नहीं निकाल पाए कि किस हेड में जाएगा, तो आप सब रूल B का यूज करिएगा। और सब रूल B कहता है that composite goods should be classified on the basis of that material substance that give its essential character। मतलब जो essential character का डिटरमाइन कर रहा है, जैसे लेड पेंसिल विथ एन इरेजर एट बैक, तो इसका मतलब क्या है कि पेंसिल भी है, इसमें इरेजर भी है, पर इसका एसेंशियल कैरेक्टर क्या है, लेड पेंसिल। तो क्या आप इसको रबर में क्लासिफाई करिएगा, इरेजर में क्लासिफाई करिएगा? नहीं, लेड पेंसिल में क्लासिफाई करिएगा। वही कह रहा है, थो द अबव प्रोडक्ट इज कंपोजिट गुड, द एसेंशियल कैरेक्टर इज दैट इट इज पेंसिल and the attachment of eraser at the stub is only for the purpose of adding convenience, therefore it shall be classified as pencil and not as an eraser। तो ये आपका रूल 3B कहता है। अगर 3A से काम नहीं चला तो 3B के पास आइए और वो कहता है कि एसेंशियल कैरेक्टर जो है उस पर गुड्स को क्लासिफाई करिए, ठीक है। उसके बाद रूल 3C है, वो कहता है लेटर द बेटर। अगर आप क्लासिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो उस केस में न्यूमेरिकल से अगर 8410, 8412, 8413 तीनों हेड में फॉल करता है आपका गुड्स, आपको लग रहा है, तो आप 8413 को लीजिए, द लेटर द बेटर। समझ में आ गया? If both rule A and B fail to classify the goods in question, then resort may be made to sub-rule C, which provide that composite good shall be classified on the basis of heading that occur last in numeric order। कोई दिक्कत? अगर रूल A से काम नहीं, सब रूल A से काम नहीं चला, सब रूल B से नहीं बदला, तो सब रूल C, लेटर द बेटर। जो नंबर लास्ट में न्यूमेरिक नंबर 8410 में क्लासिफाई किए, 8412 भी है, 8413 भी है, तो हम 8413 में क्लासिफाई करेंगे, ना कि 8412, 8410 अगर रूल A और B फेल हो चुके हैं तब। अब यहां पे है रेलेवेंट केस लॉ, महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्सेस CCE। When the goods cleared by SSE were equally classifiable under the following two heading 8703, 8704, तो क्या करता है वो? मोटर कार्स एंड अदर व्हीकल प्रिंसिपली डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन, मोटर व्हीकल मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। अब उसका कार ऐसा था जिसमें सामान भी लोड सकता था, पैसेंजर भी मूव कर सकता था, ठीक है। तो किस में क्लासिफाई करें? झगड़ा हुआ, पता नहीं चला, तो क्या बोला गया, लेटर द बेटर, 874 में करिए, 873 में नहीं। क्यों? क्योंकि ना आप रूल B से पता कर पाए ना रूल A से पता कर पाए किसमें फॉल करेगा। क्योंकि आपका गाड़ी कौन सा था, वो गाड़ी चलता है ना बड़ा वाला, जिसमें आप पैसेंजर बिठा सकते हैं, पीछे जगह भी रहता है सामान रखने का। अरे मिनी ट्रक जो विदेश में चलता है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रेंज रोवर है, कौन सा कार है
इसके पीछे में भी जगह रहता है और आगे पैसेंजर भी बैठ सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो ऐसी कोई गाड़ी होगी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना इंपोर्ट किया होगा, ठीक है। तो दिक्कत हुआ तो 8704 लेटर द बेटर का यूज किया गया वहां पे, रूल 3C का। अब अकिन रूल क्या है, ठीक है। अकिन रूल कहता है प्रॉपर्ली रेफर्ड टू एज अकिन रूल, रूल 4। दिस रूल स्पेसिफाइड दैट इफ गुड्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अर्लियर रूल, रूल 1 से नहीं हुआ, रूल 2 से नहीं हुआ, रूल 3 से नहीं हुआ, दे शैल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग इन विच मोस्ट अकिन गुड्स आर क्लासिफाइड। मतलब कि जो सबसे नजदीकी है आपका, ठीक है। किन मतलब क्या होता है, किन का मतलब होता है रिलेटिव, नजदीकी, ठीक है। तो अकिन रूल कहा गया उसे। तो अकिन रूल जो आपका सबसे नजदीकी लग रहा है, जिस हेड में क्लासिफाई करना चाहिए उसमें क्लासिफाई कर दीजिए आप। जैसे प्लास्टिक फिल्म के लिए कोई अपना अलग से अथी नहीं था, क्लासिफिकेशन नहीं था। प्लास्टिक फिल्म यूज्ड टू फिल्टर और रिमूव द ग्लेयर ऑफ सनलाइट पेस्ट ऑन कार ग्लास विंडो एंड विंडो पेन्स, ठीक है। वो पतला वाला पॉलिथीन जो कार के शीशा पे लगता है ना, जो ब्लैक कलर का शीशा, वो उसका बात हो रहा है, नहीं था। उसके लिए को मैंने क्लासिफिकेशन अलग से नहीं था, तो कहाँ करें, तो जो इसके नजदीकी क्या था 39253000, ये वो हेडिंग था जहां पर वो कवर हो रहा था 3925 के अंदर। तो इसी के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया उसको, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो वो है अकिन रूल। अगर रूल 1 2 3 अप्लाई नहीं कर पाया, रूल 4 जो सबसे नजदीकी लग रहा है आपको, जहां पर गुड्स क्लासिफाई हो सकता है इस हेड के अंदर, उसका इस्तेमाल करिए। रूल 5, अब रूल 5 में क्या था, रूल 5 का सब रूल ए और बी दो रूल है, ठीक है। सब रूल ए कहा क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस कंटेनर, ठीक है। समान होता है कैसे, कैमरा, कैमरा किसमें आता है, केसेस में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार का डब्बा होता है अपना। गन केसेस, गन का डब्बा होता है अपना। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, नेकलेस केस, सिमिलर कंटेनर। वो कैसे क्लासिफाई किया जाए, तो बोला गया शैल बी क्लासिफाइड विद अ स्पेसिफिक आर्टिकल और सेट ऑफ आर्टिकल व्हेन ऑफ अ काइंड नॉर्मली सोल्ड देयर विथ। अगर वो डब्बा एसेंशियल पार्ट है उस सामान का, मतलब उस डब्बा उस सामान में ही आता है, ऐसे नहीं आ सकता है, तो उस डब्बा को अलग से क्लासिफाई नहीं करेंगे। जैसे कि टिन के डिब्बा में, क्या मैं सॉरी प्लास्टिक के ग्लास के बोतल में केचप आता है फॉर एग्जांपल, तो क्या ग्लास के बोतल को अलग से क्लासिफाई करें, कहीं गुड्स तो दो चीज है, केचप भी है इसके अंदर और ग्लास भी है। तो बोला नहीं, अगर एसेंशियल है, मैंने ये प्रोडक्ट को ऐसे इंपोर्ट करना एसेंशियल है, तो उस केस में नॉर्मली सोल्ड देयर विथ, मैंने ऐसे ही बेचा जाता है, तो उस केस में ये जो ग्लास का शीशा है, इसको भी आप मानिए कि वो केचप ही है, मैंने जो जिस हेड में केचप क्लासिफाई है उसी हेड में ये ग्लास का शीशा भी क्लासिफाई हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, वो जो केस होगा, कंटेनर होगा, वह स्पेशली शेप्ड और फिटेड होगा इसी पर्पस के लिए, मैंने उसमें वही आर्टिकल रखा सके, ठीक है। These cases container are suitable for long term use and presented with the article for which they are intended। ऊपर से सुटेबल और लॉन्ग टर्म यूज के लिए, मतलब उस डिब्बा लंबा चले और वो आर्टिकल के साथ ही आए, ठीक है। पर अगर किसी कंटेनर का एसेंशियल कैरेक्टर है अपना ही, जैसे कि गैस सिलेंडर, ठीक है, उसका अपना एसेंशियल कैरेक्टर है, तो उस केस में गैस सिलेंडर को अलग क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल ए above, packing material and packing container presented with the goods therein shall be classified with good if they are kind normally used for packing such good, normally उसका इस्तेमाल होता है तब। however this provision does not apply when such packing material or packing container are clearly suitable for repetitive use, for example leather cases which are normally supplied along with the goods, however costly they may be, need not be treated separately for the purpose of classification। तो ये तो ट्रीट नहीं होंगे, अपना ये रूल सब रूल 1 का ही बात कर रहा है यहाँ पे, तुमने पढ़ चुका है। सब रूल 5, गैस सिलेंडर आर मेंट फॉर रिपीटेटिव यूज, देयरफॉर कैन नॉट बी क्लासिफाइड अलॉन्ग विद गैस। ऑब्वियस बात है, अगर रिपीटेटिव यूज उसका हो सकता है, ठीक है, उसका अपना एक एसेंशियल कैरेक्टर है, वो ऐसा नहीं कि उसी चीज के लिए मैंने, ठीक है, यहाँ भी गैस सिलेंडर में सिर्फ गैस ही भराएगा, लेकिन उस कंटेनर का रिपीटेटिव यूज हो सकता है, ठीक है, और उसका अपना ही एक एसेंशियल कैरेक्टर है। जैसे गन केस का, उसमें गन ही रखाएगा, उसका अपना कोई एसेंशियल कैरेक्टर नहीं है कि और कुछ करना है। लेदर बैग हो सकता है बहुत महंगा हो गन केस, पर उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो क्लासिफाई होगा गन के साथ ही, उसी हेड में फॉल करेगा। लेकिन जो गैस सिलेंडर है
उसका रिपीटेटिव यूज हो सकता है, बार बार इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उसको अलग क्लासिफाई किया गया। ठीक है। अब रूल 6, अब ये रूल 6 क्या है? रूल 6 है ओनली सब हेडिंग एट द सेम लेवल आर कंपेरेबल। For legal purpose, the classification of goods in the subheading of a heading shall be determined according to the terms of those subheading and any related subheading notes and mutatis mutandis to the above rule on the understanding that only subheading at the same level are comparable। ये नहीं कि गधा को कंपेयर कर रहे हो घोड़ा के साथ, ठीक है? तो वही चीज कहना चाह रहा है कि गधा और घोड़ा कंपेरिजन मत करने लगना, जो सेम लेवल पे उसे कंपेयर करना। ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि एक तरफ तुमने कंपेयर कर रहे हो केचप का बोतल और एक तरफ कंपेयर कर रहे हो गैस सिलेंडर, कंपेयर हो सकता है? नहीं कंपेरिजन। अब मुझे एग्जांपल देना थोड़ा नहीं आता, तो जैसा भी एग्जांपल था समझ लो। गधा और घोड़ा ही ठीक है, गधा और घोड़े को कंपेयर ना कर सकते, वही चीज कर रहा है। ठीक है। For the purpose of this rule, the relative section and chapter note also apply unless the context otherwise require। अब classification of parts. Classification of parts is subject to notes in section and chapter. Question of classification of parts is relevant for parts of machinery, electrical equipment, vehicle, instrument, arms, furniture, and toys. Bodily parts suitably solely for a particular machine generally fall in the same heading. अगर कोई essential part है, नहीं समझे, spare part कोई essential part है, तो जो मशीनरी का है उसी मशीनरी के हेड में फॉल करेगा जनरली। लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन पार्ट ऑफ जनरल यूज आर नॉट टू बी क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर मशीन। पर कुछ ऐसा नट बोल्ट, ठीक है, नट बोल्ट मंगाया आपने उस मशीनरी के लिए, पर वो कहीं और यूज हो सकता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ जनरल यूज, तो उसका क्लासिफिकेशन अलग हेड में होगा, वो सेम हेड में क्लासिफाई नहीं होगा। ठीक है, जिस मशीनरी के लिए यूज होने वाला उसमें क्लासिफाई नहीं होगा। पार्ट्स आर टू बी क्लासिफाइड एज पार्ट्स इफ सेपरेट हेडिंग इज अवेलेबल फॉर पार्ट्स। लेकिन अगर सेपरेट, दूसरा पहला चीज क्या बोला, एक्सेप्शन क्या बोला, जनरली जो आप पार्ट्स मंगाइएगा मैंने स्पेयर पार्ट्स किसी मशीनरी के लिए, ठीक है, तो उसी मशीनरी के जिस हेड में मशीनरी क्लासिफाई है उसी हेड में वो भी क्लासिफाई होगा, अगर वो पार्ट्स उसी पर्पस के लिए सोनली फॉर पर्टिकुलर मशीन। ठीक है, लेकिन अगर वो जनरल यूज पार्ट है तो वो अलग हेड में क्लासिफाई होगा। अगर पार्ट्स के लिए अपना ही कोई सेपरेट हेडिंग है तो फिर वो अपने हेड में क्लासिफाई होगा। समझ गए? तो यही दो चीज बोला गया एक्सेप्शन के तौर पे। उसके बाद प्रोजेक्ट इंपोर्ट, तो 97 चैप्टर था, ठीक है, पर इंडियन टैरिफ एक और चैप्टर 98 लाया, प्रोजेक्ट इंपोर्ट। प्रोजेक्ट इंपोर्ट क्या है, अब कोई भी जब सेटअप करते हैं ना, बड़ा सेटअप, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा मशीन लगता है, बहुत सारा चीज, अलग अलग प्रोडक्ट आएगा। जब अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग मशीन आएगा तो अलग अलग रेट है, अलग अलग सब कुछ है उस पर, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट इंपोर्ट लाया गया। इसमें क्या कहा गया, अगर आप इस स्कीम में और कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो सब पे एक ही रेट लगेगा। समझ में आया? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ। समझ गया? कोई दिक्कत? अब प्रोजेक्ट इंपोर्ट को समझना है तो आगे यहाँ देखते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट इंपोर्ट चैप्टर 98। प्रोजेक्ट इंपोर्ट देखें, प्रोजेक्ट इंपोर्ट में बता दिया गया, देखिए यहां पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए 10%, इरिगेशन प्लांट के लिए 10% आएगा, बहुत सारा मशीनरी इसमें, ठीक है, सबका अलग अलग रेट होगा, तो क्या करें, और अलग रेट लगाए नहीं, 10% कर दिया। समझ गए? प्रोजेक्ट फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ वाइल्ड अनदर मिनरल, बहुत सारा मशीनरी आएगा, 10%। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट इंपोर्ट। यहां आपको रेट बता दिया गया, अगर आप इस स्कीम्स के अंदर प्रोजेक्ट को मैंने इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट अभी तक दिया गया है वो यहाँ लिखा हुआ है, उसको रीड कर सकते हैं अपने, पढ़ना का इच्छा हो तो यही चीज हुआ प्रोजेक्ट इंपोर्ट। समझ में आया? Usually when in a project where several different items are required and each of them is importable at different rate of custom duty, it become very complicated। अब ऐसा बात
to make assessment of each item separately as per their individual classification. Therefore, for such project import, one consolidated rate of custom duty has been made applicable for all item. और जितना भी आइटम मंगाओ उस प्रोजेक्ट इंपोर्ट के अंदर उस सब पर एक ही रेट लगेगा। और अलग अलग क्लासीफाई करे, अलग अलग रेट निकाले, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। Further, individual exemption notification will apply even for item grouped under the said heading of a custom tariff liable to duty at a project rate as per recent Supreme Court judgment. ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट एग्जाम्ड भी है ना, लेकिन आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट के अंदर ग्रुप रहे हो, उसके अंदर मंगवा रहे हो, तो उस केस में वो लायबल होगा ड्यूटी के लिए। समझ में आ गया? अब वो एलिजिबल प्रोजेक्ट कौन कौन सा है, तो 9801 हेडिंग में बताया गया है। समझ गए? A spare parts, raw material, consumable store up to 10% of the value of goods can be imported. These include all items of machinery, instrument, apparatus, appliances, component of raw material etc. For initial setting up the unit or for substantial expansion of the same, the spare part और raw material जो मंगाओगे, consumable जो मंगाओगे, वो 10% की वैल्यू का होना चाहिए जो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है उसका। The scheme has been made applicable to industrial plant, irrigation project, power project, mining project, project for oil। अभी हमने देखा सारा नाम हमने पढ़ा था यहाँ पे, सबका रेट भी पढ़ा हमने। कहाँ गया? देखा रेट था, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्लांट, पावर प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरेशन, सारा सा 10%, 10%, 10%, 10% सब पे कर दिया है। ठीक है, रेट ऑफ ड्यूटी। कोई दिक्कत? तो यही है आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट। समझ में आ गया? तो ये चैप्टर 98 ऐड किया गया किस लिए? क्लासिफाई करने के लिए उस नोटिफाइड प्रोजेक्ट सबको जिसमें बहुत सारा सामान आने वाला है, तो दिक्कत है और देश को बढ़ाना है, तो इनमें छूटना जरूरी था, थोड़ा कंसेशन देना, थोड़ा हेल्प करना। तो उसके लिए कहा गया कि आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10% है वहाँ पे रेट। हर अलग अलग गुड्स को हम चेक नहीं करेंगे, अच्छी वेरीफाई नहीं करेंगे, हाँ ये इस हेड में गया, ये इस हेड में गया, ये इस हेड में गया। मशीनरी ये हेड ए में, मशीनरी बी हेड सी में, मशीनरी जेड हेड एफ में। ठीक है, एक हेड 9801। समझ में आ गया? प्रोजेक्ट वाइज रेट। तो यही था आपका प्रोजेक्ट। उसके बाद आपका कुछ जजमेंट सब है, रीड कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इलस्ट्रेशन 3 है, आइए इसको कर लेते हैं। आलमंड मिल्क, ये अपना प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आलमंड मिल्क को हमको क्लासिफाई करना है, किस हेड में करें। प्रोसेस में दिया गया कि उसमें हाई क्वालिटी कैलिफोर्निया आलमंड यूज होता है, ब्लांचिंग ऑफ आलमंड, रोस्टिंग, ग्राइंडिंग होता है, आलमंड पेस्ट इज ब्लेंडेड इंग्रेडिएंट लाइक आरओ वाटर, साल्ट, विटामिन, और फिर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिक्सचर बाय अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग, होमोजिनेशन एंड पैकिंग इन अ सेप्टिक पैकेज। ये प्रोसेस बताया। अब बोला रेट है 12%, ये रहा आपका हेडिंग। रेट है 18% कस्टम ड्यूटी का, ये है आपका क्लासिफिकेशन। अब क्लाइंट हो गया कंफ्यूज कि वो क्लासिफाई करे किस में, 22029100, 22029990 या 22029920, 22029930, 2099 हेडिंग के अंदर क्लासिफाई करे। किस में क्लासिफाई करे? इस हेडिंग में क्लासिफाई करे कि इस हेडिंग में या इस हेडिंग में, ये 4 डिजिट को देखिए, या फिर इस हेडिंग में, इस हेडिंग में। तो ये चारों तो एक ही हेडिंग है लेकिन रेट अलग अलग है। 2202 देख रहे होंगे, ये अलग अलग हेडिंग है। फ्रूट जूस, ठीक है। अब हम लोग फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, क्या दिया गया? चैप्टर 20 के अंदर बताया गया 2099 का डिस्क्रिप्शन दिया गया फ्रूट जूस, ठीक है। उसमें पहला क्लासिफिकेशन जूस ऑफ एनी अदर सिंगल फ्रूट, सेकंड कैरनबेरी, अदर के अंदर फिर सब क्लासिफाई मैंगो, अदर मिक्स, और फिर एक लास्ट क्लासिफिकेशन मिक्सचर ऑफ जूस 1 और फिर 2002 का दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चैप्टर 8 में फ्रूट्स का मतलब बताया गया, नट्स का मतलब बताया गया, पील एंड सिट्रस फ्रूट, ठीक है। और उसमें लिखा गया 80802 में नट्स कवर है, उसमें आलमंड कवर है, आलमंड, इनसेल और सेल्ड, 3 बार क्लासिफाई किया गया, ठीक है। अब चैप्टर 20 का जो नोट्स था, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, उसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था?
The fruit and vegetable juice of this heading are generally obtained by pressing fresh and healthy and ripe fruit or vegetable. This may be done, as in the case of citrus fruit, by means of mechanical extractor operating on the same principle as the household lemon squeezer, or by pressing, which may or may not be preceded either by crushing or grinding or by treatment with cold or hot water or with a steam. Example: tomato, black currants and certain vegetables such as carrot and celery. ठीक है, तो चैप्टर 20 में फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस कवर है, हमें पता है। चैप्टर 8 में एडिबल फ्रूट्स एंड डिसेंडर्स का आ गया। अब समझिए एक चीज, आलमंड्स जो है वो सिंपली क्लासिफाई किसके अंदर है? नट्स। क्या वो फ्रूट है? नहीं। चैप्टर 20 कहता है फ्रूट के बारे में कि फ्रूट जूस। आलमंड फ्रूट है कि नहीं, सबसे पहले ये चीज आता है। तो आलमंड फ्रूट नहीं है, तो चैप्टर 20 तो अप्लाई होगा नहीं। तो हमें पता चला कि ये जो चैप्टर 20 है ये अप्लाई होगा नहीं, 20009 अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, काम खत्म। तो हमें ये तो पता चला कि चैप्टर 22 अप्लाई होगा। अब चैप्टर 22 में कहाँ फॉल किया जाए, उसके लिए हम लोग देखेंगे इसका प्रोसेस में। देखेंगे आलमंड मिल्क में कहा गया कि हाई क्वालिटी आलमंड है, रोस्टिंग होगा, इंग्रेडिएंट है आरओ वाटर, साल्ट, विटामिन, मिनरल, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग, ये सब कहा गया। ठीक है, अब हमारे पास जो हेडिंग था 22 में, चैप्टर 22 में, वो था 9920 था। ये 9920 को चेक करते हैं। 9920 फ्रूट पल्प और फ्रूट जूस के बारे में बात कर रहा है, तो आलमंड तो फ्रूट है ही नहीं, कट गया। फिर आते हैं 2202 9930, ये बिवरेज कंटेनिंग मिल्क, और हमारे प्रोसेस में कहीं भी मिल्क नहीं था। नाम उसका आलमंड मिल्क था, लेकिन क्या प्रोसेस में कहीं भी आपको मिल्क दिखा? तो मिल्क तो नहीं था। तो 2202 9930 को जाकर देखेंगे तो 2202 9930 भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि मिल्क नहीं था हमारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अब आते हैं 2202 9100 2202 9990 पे। तो 2202 90 अदर्स का बात कर रहा है, तो हमारा गुड्स फॉल होगा अदर्स में। ठीक, हमारा गुड्स कहाँ फॉल होगा? अदर्स में। और एक क्या हेडिंग था उसका? 2202 9100 2202 9100 अदर नॉन अल्कोहलिक बियर में। ठीक है, तो अपना गुड्स यहाँ या यहाँ क्लासिफाई हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? लेटर द बेटर। अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है तो क्या करेंगे? लेटर द बेटर, रूल 3C। तो लेटर द बेटर अदर में डाल देंगे। रेट क्या है दोनों केस में? इसमें भी 18% है, इसमें भी 18% है, तो 18% पे हम लोग पे करेंगे। आया समझ में कैसे किया हमने? हमने पहले देखा आलमंड्स क्या फ्रूट है कि नहीं, तो आलमंड्स फ्रूट तो नहीं है, नट्स है। जब आलमंड्स नट्स है तो चैप्टर 20 तो अप्लाई होगा। चैप्टर 20 का क्या बात कर रहा था नोट्स के अंदर? फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस के बारे में, और आलमंड तो फ्रूट है ही नहीं, तो चैप्टर 20 अपने कंफ्यूजन से बाहर। अब बचा था अपने पास दो ठो, जिसमें हमने चेक किया कि पहला वाला तो फ्रूट और पल्प के लिए था, तो ये फ्रूट तो था नहीं, तो ये भी बाहर। दूसरा मिल्क कंटेंट था, मिल्क था नहीं अपने प्रोडक्ट में, तो ये भी बाहर। बचा कौन? ये दोनों, और ये दोनों हो सकता है अदर नॉन अल्कोहलिक बियर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, अदर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या? दोनों में 18% है, फिर भी कंफ्यूजन है, तो लेटर द बेटर। समझ में आ गया? लेटर द बेटर, कोई दिक्कत? Double 20290 the almond milk will be classifiable under 220990, लेटर द बेटर यूज किया ना उसी को। समझ में आ गया? तो ये आपका वही लेटेस्ट रिकैपुलेट है, पढ़ सकते हैं। तो समझ में आया क्या था? अपना एक्सप्लेनेटरी नोट के अंदर 3 रूल था, और इंटरप्रिटेशन रूल के अंदर 6 रूल था,
और उसके बाद हम लोग को थोड़ा मोड़ा बताया 1 डैश 2 डैश 3 डैश यही सब क्या है और कैसे क्लासिफाई करेंगे प्रोजेक्ट इंपोर्ट, यही चैप्टर के अंदर है बस। ठीक है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स और इंटरप्रेटिव रूल। कोई दिक्कत? तो बस इसी को आप लोग पढ़िएगा, यहीं से रीड कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ से रीड कर सकते हैं। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन 6, जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट 3। ठीक, तो यहाँ से रीड करके भी आपका काम चल जाएगा एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लासिफाई कैसे करना है समझ में आया? पहला काम तो हेडिंग चेक करना है, फिर सब हेडिंग चेक करना है। ठीक है, उसके भी पहले आपको चैप्टर नोट्स पे ध्यान देना है कि आप वहां पे कवर है कि नहीं आपका गुड्स। जैसे अपने चैप्टर 20 में क्या लिखा हुआ था, नहीं कवर है नट्स, जबकि आलमंड तो नट्स है। तो हमने क्लासिफाई किया उस हिसाब से। उसके बाद हम लोग फिर कंफ्यूज हो गए तो रूल 3C का यूज किया, लेटर द बेटर। तो चलिए ठीक है।